वालेकुम, मैं हूं मैमुना कामरान और आप देख रहे हैं यूओजी टीवी ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक है डिप्रेशन। नाजरीन, हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से डॉक्टर नम्रा शहजादी। डॉक्टर नम्रा के बारे में मैं आपको बताऊं कि इनका एमएस है क्लिनिकल साइकोलॉजी में और इन्होंने पीएचडी क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही की यूओजी से। इस हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर नम्रा शहजादी से और जानेंगे कि इससे रिलेटेड जो मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में कि क्या ये एक एक्चुअल बीमारी है भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारी जनरेशन का, हमारी सोसाइटी का एक बहुत कॉमन इशू है एंग्जाइटी और डिप्रेशन। लेकिन आज भी लोग इस पर बात करना जो है वो बहुत मायूब सा समझते हैं और किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेना जो है वो बहुत बुरा समझते हैं, क्योंकि एक मिथ है कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एक पागलों के डॉक्टर हैं। तो पहले तो आप ये मिथ जो है वो क्लियर कर दें। जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस मौजू पे बात करने के लिए बुलाया। हमारी सोसाइटी में आजकल तो ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है, जैसे कि आपको पता है कि मीडिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो जहाँ पर मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं लोगों को, ये चीज़ साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं या आप कह लें कि साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं, हम इनको डिसऑर्डर कहते हैं, इनकी कैटेगरी जो है वो वर्स होती जा रही है लोगों में। लेट्स टॉक अबाउट द मिथ्स अबाउट साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी के अंदर हम डील दो तरह के लोग करते हैं, जिन्होंने एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं और स्पेशलाइजेशन साइकेट्री में होती हैं, वो साइकेट्रिस्ट कहलाते हैं जो मेडिसिन के ज़रिए ट्रीटमेंट करते हैं। एंड वी आर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया होता है डॉक्टरेट, और हमारी स्पेशलाइजेशन साइकेट्री में होती है। हमारा थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हम थ्रू यू कैन से कन्वर्सेशन, टॉक, डिस्कशन जो है वो करते हैं। लोगों के बारे में लोग एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं कि माहिर नफ्सियात के पास अगर हम जाएंगे, कोई छोटा मसला भी लेके जाएंगे, तो उसका मतलब ये है लोगों ने अगर हमें देख लिया उसके पास जाते हुए तो समझेंगे कि हम पागल हो गए हैं। या इवन मैं आपको ये बताऊं कि मेरे से आउटसाइड द डिपार्टमेंट या विद इन द डिपार्टमेंट कोई स्टूडेंट नहीं आके मिलना पसंद करता। वो बाज़ औक़ात तो खुद बताते हैं और बाज़ औक़ात मुझे खुद पता चलता है कि वो यही समझते हैं कि मैडम नम्रा से अगर हम बात करेंगे तो लोगों के ज़हन में ये होगा कोई ना कोई इस बंदे को साइकोलॉजिकल इशू है। हमारी सोसाइटी में ये आजकल बहुत ज़्यादा मसला पाया जाने लग गया है और कम्युनिटी ये समझती है कि किसी फिजिशियन के पास तो ले जाएं, लेकिन माहिर नफ्सियात के पास नहीं लेके जाना। जबकि यूरोप में और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इवन ये कहा जाता है कि इवन हेडेक भी उन्हें अगर 3 से 4 घंटे रहते हैं तो हमारी तरह वो पैनाडोल खोल के ठक से नहीं ले लेते, बल्कि वो किसी अपने साइकोलॉजिस्ट को या अपने काउंसलर को जो है कंसल्ट करते हैं कि हम फ़लाँ स्ट्रेस ले रहे हैं या हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे ये आजकल इशू चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हम तब पहुँचते हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जब बिल्कुल एंड मसले का हल ख़त्म हो गया हुआ होता है। इस मिथ को दूर करने के लिए बहुत काम तो कर रहे हैं हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत टाइम, शायद लोगों के इस जहन को इस तरफ लाने में शायद बहुत टाइम लगेगा अभी और भी। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम देखते हैं कि लोगों को जिनको डिप्रेशन होता है, जब वो बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग होते हैं वो कहते हैं जहनी फितूर है इनका। तो कुछ अलामात के बारे में आप बताएं कि कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जो किसी इंसान में हों तो वो डिप्रेशन या उसका स्टार्ट हो रहा है, या फिर वो कहीं किसी ऐसे पॉइंट पे है कि जहां इससे ज़्यादा आगे उसको नुकसान ही होगा। डिप्रेशन की जो सबसे पहली एक इंडिकेशन है, जैसे आपका गला ख़राब होने लगता है तो आपको ऐसे ही फील होने लग जाता है, इसी तरह से डिप्रेशन के स्टार्ट होने का जो पहली कंडीशन है वो सैडनेस है। आप ज़िंदगी में नॉर्मल चल रहे हैं, उदासी होना इट्स नॉट अ थिंग कि आपको कोई नफ्सियाती मसला हो रहा है, लेकिन अगर आप ये नोट करना शुरू हों कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ख़ुद अगर ये नोट करना शुरू कि कुछ दिन से मुझे कुछ ज़्यादा ही उदासी रहने लग गई है, उदासी से मुराद लोग हंस रहे हैं तो मुझे उस हंसी पे हंसी नहीं आ रही, मैं उस एनवायरनमेंट में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रही जिस एनवायरनमेंट में पहले कंफर्टेबल थी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने कैंटीन पे जाती थी तो मैं जल्दी खाना फिनिश कर लेती थी, आजकल मेरा दिल ही नहीं करता कुछ ऑर्डर नया करने को। मैं पहले 4 घंटे सोती थी, जैसे अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो अब मुझे नींद नहीं आती, अगर मैं सो भी जाती हूँ तो प्रॉपर मुझे नींद नहीं आ रही। और लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है मेरा मोबाइल इस्तेमाल करने को, अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने को, फ्रेंड से गपशप लगाने को मेरा दिल नहीं करा। दीज आर द इंडिकेशंस
कि देयर इज़ समथिंग। और हम लोग हमारी जो कंसल्टेशन है उसमें ये कहा जाता है कि अगर 2 हफ्ते कंटिन्यूअस रोज़ आपको ये सिम्टम फील हो तो आपको मेजर डिप्रेशन डायग्नोज हो जाता है। तो लिहाजा बेहतर ये है कि जैसे ही आपको जैसे पता है कि बुखार होने लगा है या गला ख़राब होने लगा है तो आप रेमेडी की तरफ फ़ौरन भागते हैं इससे पहले कि ये ज़्यादा हो जाए। एग्जैक्टली। इसी तरह से आपके अंदर अगर सैडनेस आ रही है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपकी एपेटाइज में चेंज आ रहा है, जितना आप खाते थे वो आप नहीं खा रहे, या आप जितना खाते थे उससे ज़्यादा खाने लग गए हैं, ये भी एक चीज़ होती है। जितना आप सोते थे उससे कम सो रहे हैं या उससे ज़्यादा सोने लग गए हैं आप। लोगों से अलग रहने का दिल करने लग गया आपको, वो चीज़ें जो आपकी फेवरेट हैं उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा आपको कुछ दिनों से। तो दीज आर द इंडिकेशंस कि आपको डिप्रेशन तो नहीं हो रहा लेकिन डिप्रेशन की सिम्टम्स आ रही हैं। आप अगर ये इनिशियल स्टेजेस पे हैं। सिम्टम्स 2 हफ्ते कंटिन्यूस रही तो फिर आपको डिप्रेशन डायग्नोज हो जाएगा। बात की हमने कि ये अलामात होती हैं, तो बेसिकली ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको डिप्रेशन में मुब्तला कर सकते हैं? क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा है या फिर कोई ऐसी बात जो कि आपको ट्रिगर करे? दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डिप्रेशन की बहुत सारी रीजंस हैं, जेनेटिकल रीज़न भी है, थ्रू जीन्स भी हमारे अंदर आती है। आजकल जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की बड़ी रीज़न है वो स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल लाइफ। एक छोटा बच्चा जो 3 साल का है उसको भी स्ट्रेस है कि मुझे डे केयर छोड़ देंगे या स्कूल में छोड़ देंगे। आप स्टूडेंट हैं, आपको सुबह उठने से लेके रात सोने तक वेरियस स्ट्रेसर्स का सामना करना पड़ा है। एग्जैक्टली। मैं एज अ टीचर, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग मतलब कितनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई ना कोई स्ट्रेस मेरे साथ अटैच है। पहले ये होता था कि हमारी कोपिंग मैकेनिज्म और तरह की होती है, लेकिन जब आप वनरेबल होना शुरू हो जाते हैं डिप्रेशन की तरफ तो स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न कि आप डिप्रेशन की तरफ जाना। वही चीज़ें जो बॉदर नहीं करती वो आपको बॉदर करने बॉदर लग करना जाती स्टार्ट हैं। करते हैं। जेनेटिक्स के बाद स्ट्रेस है। इसके अलावा हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में अगर कोई अचानक से ट्रॉमा आ जाए या आप ट्रॉमा किसी का देख लें तो आपको जो है ना इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। जैसे मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ कि ड्रामाज आजकल के जैसे टीवी पे आ रहे हैं, बिला वजह आपको देख के जो है ना वो सैडनेस फील होती है या यू फील अजीब सा। फिर अगर आपसे खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया है, कोई गिल्ट आपके अंदर है या कोई आपसे गुनाह हो गया है या किसी के बारे में गलत हो गया आपसे कुछ, वो एहसास आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है। कोई लॉस आपका हो गया वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है। पर्सनैलिटी के अंदर भी कुछ ट्रेट्स होती हैं ऐसी कि कुछ लोग होते हैं जैसे मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ और बड़ी ओपन माइंडेड हूँ और फलां, और अचानक से वो आपको हर्ट कर दे तो भी देयर आर द चांसेस। ब्रेकअप जैसे यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के अक्सर काउंसलिंग केसेस एग्जैक्टली। डील करती हूँ तो वो एक डिप्रेशन की तरफ लीड करता है। तो उसमें ये होता है मिस ट्रस्ट जब आपका होता है या ट्रस्ट ब्रेक होता है। फिर सोसाइटी के अंदर जो हमारे आजकल प्रिवेलिंग इश्यूज हैं, फैमिली के घरों में जो माहौल है, इकोनॉमिकल प्रेशर है, स्ट्रेसर्स हैं डिफरेंट तरह के। फिर स्ट्रेस की बात ही आ जाती है कि जैसे बच्चियों की शादियां देर से हो रही हैं या अर्ली मैरिजेस हो रही हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पेरेंट्स का आपस में। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पेरेंट्स अच्छे तरीके से ग्रूमिंग नहीं कर रहे अपने बच्चों की, फिर आपकी दोस्तियां अच्छी नहीं हैं, अगर अगर अच्छी हैं और आप समझते हैं कि मैं तो बड़ा लॉयल हूँ और अगले ने मुझे जो है वो डॉज करा दिया है, तो आप दीज आर द रीजंस कि आप वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप कह लें कि हमारी सोसाइटी में अब बढ़ती चली जा रही हैं तो वो हमारे लिए डिप्रेशन का बायस बनती हैं। क्योंकि हम अपने आप को एक पर्सपेक्टिव में बड़ा सही समझ रहे होते हैं लेकिन दूसरों के पर्सपेक्टिव में शायद वो चीज़ सही नहीं होती। एग्जैक्टली। तो वो हमें हर्ट करती है चीज़। तो वो जो हर्ट की फीलिंग है, वो जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है हमारा, वो हमें बेताब कर देता है, बेचैन कर देता है, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम डिफरेंट तरह के फेस करते हैं और उनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डिप्रेशन की आती है। अच्छा, कुछ लोग इस सिचुएशन से एस्केप करने के लिए एडिक्शंस की तरफ जो है ना वो माइल हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें ड्रग्स आ गए, स्मोकिंग आ गई। तो ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि जिनको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे कौन से लोग हैं जो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, या हम कैसे उन लोगों को रोक सकते हैं? अच्छा, ऐसा है कि जैसे आपने कहा डिप्रेशन की वजह से लोग डिफरेंट तरह की ड्रग्स यूज़ करते हैं। यस, जैसे नींद नहीं आ रही, स्लीपिंग पिल्स लेंगे,
मैंने तो यहाँ तक भी देखे हैं लोगों को कि खाना अगर उनकी भूख कम हो गई है तो एपेटाइज़र के लिए कुछ खा रहे हैं और एक्स्ट्रा कुछ इस तरह के चल रही है। लोगों में थोड़ी सी एक तो अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, और अगर आप मेरे से कहती हैं कि कौन से लोग हैं जो वल्नरेबल हो रहे हैं इस चीज़ की तरफ, हमारी यूथ बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसकी बहुत बड़ी वजह एक्सपेक्टेशन है। मतलब आप जब इतना है बच्चा और आप उसे इतना एक्सपेक्ट करेंगे तो उसको यहाँ आने में तक तो देना। लेकिन हमारे यहाँ पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमने बीकन हाउस में, गैरिजन में, फलां स्कूल में कराया है तो हमारे बच्चे की टॉप पोजीशन नहीं आए, और हर बच्चा एफएससी करने के बाद डॉक्टर इंजीनियर ही बने, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में एक बच्चा जब आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन और होती है। यहाँ आके मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, अभी मेरा दिल है कि कुछ इस तरह की प्रिवेंटिव मेजर्स भी होनी चाहिए, जिससे बच्चे जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो 70% यूनिवर्सिटी के बच्चों में ये चीज़ आती है पहला हफ्ता गुजारने के बाद कि डिसीजन हमारा गलत है, हमें शायद इस सब्जेक्ट में बीएस नहीं करना चाहिए या हमें यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहिए। तो वो जो फेज़ है ना, वो डिप्रेशन की तरफ हमें लेके जा रही होती है। फिर जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो और आपको उसी चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया जाए, आपको ऐसे मैटर्स में इंडल्ज किया जाए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बनती नहीं है। वैसे अब आपका काम है पढ़ना या आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड काम, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, लेकिन आपके ऊपर एक और एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया जाए। अब जैसे तैसे रो धो के आप कर तो लेंगी, लेकिन इनसाइड योर सेल्फ आप लॉनलीनेस फील करेंगी, आप लूफनेस फील करेंगी, यू फील सैड, और वो चीज़ फिर बढ़ते बढ़ते वो एक छोटा सा दाना निकला, और अगर आप उसकी रेमेडी नहीं करें तो फिर वो दाना फटता भी है और ज़ख़म भी बन जाता है, और अगर उसको भी कोप नहीं करेंगे तो फिर सर्जरीज तक जो है वो पहुंचना पड़ जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है, हम इस तरह से वल्नरेबल हो जाते हैं डिप्रेशन के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, यूथ की हमने बात की, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो 15 to 25 के दरमियान का जो एज ग्रुप है वही डिप्रेशन का जो है वो शिकार होता है। तो ये जो एज ग्रुप है स्पेसिफिकली, ये सोशल मीडिया पे अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि डिप्रेशन में सोशल मीडिया का भी हाथ है? अब मैं ये कहूँगी तो थोड़ी ज़्यादती भी हो जाएगी मीडिया के साथ। जहाँ मीडिया के बहुत नुकसान है, फ़ायदे भी बहुत हैं। हाँ, तो अभी 3 साल से ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गया है कि पहले ये था कि फ़ेसबुक, ट्विटर या कुछ भी आप यूज़ करते हैं, आपको ना यूज़फुल नॉलेज बहुत मिलता था। अभी आप खोल लें, एक तो आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत ज़्यादा आ गई हुई है, आपके माइंड में वो चीज़ होती है और वो आपके सामने आपको मोबाइल स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है। जब बच्चे अपनी उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, जैसे आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आपको नहीं पता अगले स्टूडेंट के साथ, जब वो बच्चे तस्वीरें लगाते हैं जी फलां होटल में गए थे, फलां गेट टुगेदर की थी, और ड्रेसिंग और ये और वो, तो वो जो एक इन्फियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है आपको ना चाहते हुए भी, अनकॉन्शियसली भी आपके अंदर जो डेवलप हो जाता है यूथ में, स्पेशली ये जो हमारी टीन एज है सारी 19 ईयर्स तक, और उसके बाद जब आप बढ़ते चले जाते हैं, तो वो मीडिया का नेगेटिव रोल इस सेंस में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग ऊपर आ जाते हैं थ्रू मीडिया जिनकी कोई वक़्त नहीं है। अभी जैसे आप देख लें कि कुछ मीडियम ऐसे हैं, टिकटॉक है या कुछ इस तरह के और हमारे मीडियाज़ ऐसे आ गए हैं, बच्चे अपना बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, तो उसमें ऐसे लोग पॉपुलर हो जाते हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और एक बच्चा जिसने टॉप किया हुआ है, एक बच्चा जिसने कोई एक चीज़ इन्वेंट की है और उसका कोई नाम ही नहीं है, तो वो जो एहसास कमतरी है, वो जो एक बच्चों के अंदर एक चीज़ आ जाती है, कन्फ्यूजन आ जाती है, वो उनको जो है ना डिप्रेशन की तरफ ले जाती है कि यार हम मतलब किस दुनिया में रह रहे हैं। तो वो मीडिया को देखना उनके लिए, अभी आप देख लें, हम इतने बड़े भी हो गए, ख़बरें आप लगा लें थोड़ी देर के लिए, कंटिन्यूस आप पूरा खबरनामा नहीं सुन सकते, आपके अंदर फीलिंग्स चेंज होना शुरू हो, इमोशनली आप डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। तो वो बच्चे जिनको हम ग्रोइंग एज कह रहे होते हैं, उनका तो माइंड डेवलप हो रहा है ना, तो वो किस लेवल पे अपने आप को कहाँ आके रोकेंगे ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक यंगस्टर्स में ना ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि थोड़ा सा मतलब अगर कोई असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुई, डेडलाइन है, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, तो वो कहते हैं यार मैं डिप्रेस्ड हूँ। तो इस हवाले से बताएं कि ये डिप्रेशन है या मूड स्विंग है? ये बेसिकली ना डिप्रेशन है ना ये मूड स्विंग है, ये एक वक्ती कंडीशन है। जब आप अपनी कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा सकते तो एहसास से वो जिसको गिल्ट टाइप आप कह सकते हैं, वो गिल्ट है, और वो गिल्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए आपको किसी सिम्टम की तरफ ले जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ना सबसे आप
आपके क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती थी, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा ये है कि हम अपने आप को खुद लेबलाइज कर लेते हैं। मुझे आजकल ना डिप्रेशन हो रहा है, बहुत आराम से हम लेबल कर देते हैं कि यार मैं डिप्रेस हूँ। मैंने आपको बताया डिप्रेशन आपको तब होगा, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताई हैं वो 2 हफ्ते तक मुसलसल आपके साथ चल रही हैं और आप मुसलसल रो रहे हैं, आप मुसलसल बेचैन हैं, आप मुसलसल, आपकी नींद डिस्टर्ब है, आपकी खाना पीना, आपके दूसरे लोग आपको देख के बताएंगे कि यार ये नॉर्मल नहीं लग रहा आजकल। नॉर्मल से मुराद ये नहीं कि साइकोटिक सिम्टम्स आ गई हैं, वो तो बहुत सिवियर लेवल की होती है। मतलब ये कि जैसे अभी नॉर्मल आप हैं वैसे आपके फ्रेंड्स फील करेंगे कि ये कुछ बदला बदला सा है। तो आपको सबसे पहले जो है ना, हमें इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि मुझे है क्या असल में, मुझे डिप्रेशन है भी कि नहीं है। मुझे सिम्टम और डिसऑर्डर होने में बड़ा फ़र्क है। तो हम अपने आप को लेबलाइज कर लेते हैं, जी असाइनमेंट नहीं हुई तो मुझे आजकल बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, मेरे टीचर ने मेरी इंसल्ट कर देनी है, मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा, काम करने को दिल नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं फिर आपके साथ। वो गिल्ट आपको दूसरा काम नहीं करने देगा, तीसरा नहीं करना देगा, वो बढ़ते बढ़ते चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाएगी। एग्जैक्टली अच्छा, हमारे पास डिप्रेशन के रिलेटेड हमने अलामात की बात की, सिम्टम्स की बात की, तो अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या सिर्फ मेडिकेशन के साथ इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? नहीं, थेरेपी लाजमी है, थेरेपी ही फर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि लोग थेरेपिस्ट के पास जाना ना बहुत समझते हैं। आपका पहला क्वेश्चन मिथ का था मेरा और पहला जवाब भी आपको यही है। मेडिकेशन लास्ट पॉइंट है जिसपे हम भाग के पहली दफा, मैंने अभी आपको बताया कि यूरोप में जब सरदर्द भी होती है तो वो पैराडोल नहीं लेते हैं, वो बात करते हैं। ठीक है, और हमारा मजहब भी इस चीज़ की, हमें कुरान और हदीस के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की नज़र आएगी कि इजहार करने को कहा गया है। और आपकी ज़िंदगी में आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिसको हम टर्म बोलते हैं कथारसिस। ठीक है, जिसमें हम ये है कि आप अपने दिल का राज, आपको जो परेशानी है, आप जैसे आईने के सामने बिला झिझक बोल सकते हैं। आपके लिए एक माहिर नफ्सियात भी वैसे है, जैसे आपके लिए मैं एक स्ट्रेंजर हूँ अभी, आप मेरे से पहली दफ़ा मिल रही हैं, तो जब आप मुझे प्रोफेशनली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पाएंगी तो वहाँ पे मेरा एक रोल और तरह का है, वहाँ पे आप मुझे अब अपना आईना समझेंगी। और हम आपको इस तरह का माहौल प्रोवाइड करते हैं कि वो जो बंदा फील कर रहा होता है, जो एक लूफनेस के साथ आया है, एक डेडनेस के साथ आया है, जैसे हमारी स्किन डेड होने लग जाती है, तो उसको कैसे रिलाइव करना है ये साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। तो यस, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं क्या सभी पहले आपको प्रेफर करेंगे कि आप थेरेपी की तरफ भी ना आए, सबसे पहले आप काउंसलिंग के लिए आए। व्हेन यू फील यू आर सैड, व्हेन यू फील कि देर इज़ समथिंग मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे दोस्त, आप इधर देखते हैं आपको लगता है कि नहीं मेरे दोस्तों में कोई ऐसा दोस्त नहीं है कि इसके साथ मैं ये बात शेयर कर सकूँ, मैं ये बात अपनी अम्मी अबू से भी नहीं कर सकता, अपने बहन भाइयों से भी नहीं कर सकता, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं अपने आप से कोई एक ऐसी चीज़ समझाऊँ, यस यू कैन कम टू अस। आपके इर्द गिर्द अब बहुत सारे आपको माहिर नफ्सियात मिलेंगे, और आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में मैं हमारे डिपार्टमेंट में हैं, हम आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। अब बेसिकली काउंसलिंग में और थेरेपी में फ़र्क क्या है, आप मेरे से अगर क्वेश्चन करें तो काउंसलिंग के ज़रिए हम जस्ट थ्रू कन्वर्सेशन आपकी से बातचीत करते हैं, आपको सोल्यूशन फोकस थेरेपी की तरफ लेके जाते हैं, आपके बातों को सुनते हैं, आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बताते हैं आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप बताते खुद हैं, हम उनमें से आपको चुनाव कराते हैं से आप उनको कि देखें आपको ज़िंदगी को इस पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। यहाँ पे हम तो नहीं गलती कर रहे, रोल रिवर्सल टेक्निक हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम बताते हैं अच्छा चले कुछ देर के लिए मैं आप वो बन जाती हूँ, आप वो बन जाते हैं, चले आप बात करते हैं, भला कैसा रियलाइजेशन वो कराते हैं हम कि आप क्या समझ रहे हैं दुनिया को और आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि हम यूँ घुमाते हैं तो लोग सही हो जाते हैं। बेसिकली टॉक थेरेपी होती है जिसमें आप बात करते हैं, जैसे अभी आप मेरे से बात कर रही हैं, तो आप जब मेरे से क्वेश्चन कर रही हैं तो आपको डिप्रेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इसी तरह से जब आप काउंसलिंग में आते हैं, तो जब आप अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं और एक ऐसे बंदे के पास लेके आ रहे हैं जो डीली ऐसी प्रॉब्लम्स को कर रहा है, तो जैसे आपका फिजिशियन है, डॉक्टर है, वो आपको बताता है कि नहीं आपने ये केमिकल यूज़ करना है, ये मेडिसिन यूज़ करनी है, तो देन यू विल फील बेटर, 1-2 दिन लगेंगे फिर आप सही हो जाएंगे। ऐसे ही होता है ना। इसी तरह से काउंसलिंग में भी यही होता है। और थेरेपी में बेसिकली होता है कि हम बाकायदा टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक है हमारे पास, के कॉग्निटिव टेक्निक्स हैं, बिहेवियर टेक्निक्स हैं हमारे पास, और उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है हमें, सेशंस हमारे प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, 8 से 12 सेशन भी, कुछ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। कुछ तो काउंसलिंग के केसेस ऐसे होते हैं एक दफ़ा में काउंसलिंग की और क्लाइंट फील बेटर, 2-3 दफ़ा और आना पड़ेगा।
लेकिन थेरेपी में फिर आपको एक प्रोसीजर में से गुजरना पड़ता है। जैसे आपके अगर जैसे सर्जरी कराते हैं तो आपको फॉलो अप करना पड़ता है, इसी तरह से थ्रू थेरेपी हम सोल्यूशन फोकस थेरेपी की तरफ जाते हैं कि किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को जो है वो आइडेंटिफाई कर देते हैं। यस, जब आप आते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास तो उसको भी आइडिया अगर हो जाता है कि यार ये मेरे बस की भी बात नहीं है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो साइकोलॉजिस्ट रेफर कर देता है कि मैं तो आपका सेशन लूँगी, आपके साथ थेरेपी करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि साथ में ना हम कंसल्ट कर लेते हैं साइकेट्रिस्ट को भी, आपको मेडिकेशन की भी ज़रूरत है। जैसे हो सकता है मल्टीविटामिन ही उसको चाहिए, हो सकता है उसको माइनर सी स्लीपिंग पिल्स चाहिए ताकि वो थोड़ा सा या रिलैक्सेंट चाहिए उसको, ताकि उसकी बॉडी रिलैक्स हो, काम वो फील करे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग जब साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि मेडिसिन से बहुत ज़्यादा ऐसा अच्छा होता है कि वो कहते हैं कि आपको मेडिसिन से ज़्यादा किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो सिर्फ मेडिसिन ही इलाज नहीं है, आप टॉक थेरेपी जो है वो उससे भी इसकी मैं आपको एक लेटेस्ट रिसर्च भी हुई है, जैसे अमेरिका में वो ये कहते हैं कि 70% जब आपके फॉर एग्जांपल आपको बुखार हुआ है और आप कोई मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर से जाके और आप उसको हाथ में पकड़ते हैं और पानी के ग्लास पकड़ते हैं, मुंह में टैबलेट डालते हैं और पानी पीते हैं, तो आप 70% अपनी बीमारी के साथ कोप कर जाते हैं। 30% उस केमिकल ने रिएक्शन देना है। असल में ये माइंड गेम है आपका। मैं इसको बोलती हूँ माइंड गेम। ये जो ऊपर वाला अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया है कि ये हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसको जैसे वो अक्सर मूवी में कहते हैं कि दिल को समझाने की बात है, इसी तरह से हम साइकोलॉजी में कहते हैं दिल के साथ इसको समझाने की बात है। अगर आपने इसको रिलैक्स कर लिया, अगर आपने इसको रियलाइज़ करा दिया, अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं उसके सामने रखनी, आप उसको रियलाइजेशन कराएं कि दुनिया में ही लोगों को धोखे मिलते हैं, दुनिया में ही लोगों को नुकसान मिलते हैं, दुनिया में ही आपके साथ बैठने वाले आपको डॉज कराएंगे, तो उसको वो एक्सेप्ट करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। जैसे आपके बहुत ज़्यादा लव्ड वन की डेथ होती है तो आप ऐसा फील करते हैं, खुदा ना खासा किसी के पेरेंट की जब डेथ होती है, तो मैं इस फेज से गुजरी हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया ख़त्म होगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हफ्ता गुजरेगा, महीना गुजरेगा, 2 महीने गुजरेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा। आज मेरे वालिद साहब को 8 साल हो गए हैं उनकी डेथ को, तो कभी एक वक्त था ऐसा लगता था कि वक्त भी नहीं गुजरेगा, और आज कोई बात होती है तो उनको याद करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर हर चीज़ का एक मुदावा रखा है, एक मरहम रखा है। उसने खुद कहा है कि मैं तुम्हारी सख्त से ज़्यादा तुम्हारे पे बोझ नहीं डालूंगा। हम ऐसी कन्वर्सेशन के ज़रिए ही लोगों को रियलाइज़ कराते हैं कि ये जो हम डिप्रेशन है, एग्जाइटी है, नफसियाती मसाइल हैं, ये हमारे ख़ुद इंसानों के पैदा किए हुए हैं, और ये तब होते हैं जब हम एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा, जितना हमें नहीं करना चाहिए। अब इस बॉटल में जितनी गुंजाइश है पानी उतना ही आना है ना, जब मैं इसमें एक कतरा भी ज़्यादा डालूंगी उसने छलक के बाहर आ जाना है, अंदर नहीं रहना है। तो आप उतना ही रखें अपने पास जितना अल्लाह ने आपको दिया है, जितना आप अब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपको अगर अल्लाह ने बोलने की अच्छी सलाहियत दी है, हो सकता है मुझे लिखने की अच्छी सलाहियत दी हो, मैं हो सकता है इस एज में PhD कर गई हूँ, तो हो सकता है मुझे घरदारी वैसे ना आती हो जैसे आपको आती हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं हमारे यहाँ। डिप्रेशन, इंसान बराबर नहीं। डिप्रेशन की सबसे बड़ी रीज़न ही है हम इस चीज़ को वाई मी, अल्लाह को मैं ही नज़र आती हूँ, या तुम सारे दोस्तों को मैं ही नज़र आती हूँ, मुझे ही आप लोगों ने मजाक उड़ाना होता है। तो हमारे जितने भी ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये क्या करते हैं, बेसिकली काउंसलिंग कर रहे होते हैं। आप उनकी कन्वर्सेशन सुने, पॉजिटिव टॉक आपके लिए काउंसलिंग का रोल प्ले कर रही होती है। और आप फील करेंगे, कभी आप डिप्रेस हो तो आप फेसबुक पे या किसी भी मीडियम पे कोई एक आसी आयत पढ़ लें जो आपको रिलैक्स कर दे। आप कहते हैं यार वो टेंशन वही की वही होगी, यू फील रिलैक्स। तो हम साइकोलॉजिस्ट भी वही मरहम देते हैं। तो इस मिथ से बाहर आए, इस मिथ से बाहर निकले, आए हमारे पास, हमसे बात करें। अल्लाह ताला ने हमें हो सकता है आपके लिए वसीला बनाया है कि आप हमसे बात करें तो हम आपकी हेल्प कर सकें। देखिए, हम इंसानों को गारों से, हम जो यहाँ तक इंसान तरक्की करते आए हैं ना, ये एक दूसरे के साथ बातचीत करके पहुँचे हैं। आपकी ज़रूरत, वो बार्टर सिस्टम क्या था, चावल आपको दे दिए और आपसे मैंने अपनी चीज़ ले ली। इसी तरह से आप जब आप किसी के साथ इजहार करते हैं, और एक ऐसे बंदे के साथ इजहार करें जिस पे आपको ट्रस्ट होगा कि ये किसी को नहीं बताएगा, यू विल फील लाइट। हम इंसानों की सबसे बड़ा मसला ही है, बताना नहीं है।
हम अपने माँ बाप से नाराज, छोटे बच्चे को आपने देखा है, बात कोई और होता है, मुकदमा किसी और बात पे होता है, और जैसे ही आप उसकी वो वाली बात हल कर दें, सारा उसका रोना खत्म, सारा उसका मसला। हम लोग भी, हम इंसानों की फितरत में ये चीज़ शामिल है कि मसले हमारे कुछ और होते हैं, हम उनका कथारसिस। सॉल्यूशन जो है वो कहीं और ढूंढ और मैं लेते एक और बात यही करना चाह रही हूँ, बात से बात निकल गई, कि हमारी जो बहुत सारी फिजिकल इलनेसेस होती हैं ना, उनकी बहुत बड़ी रीज़न ही साइकोलॉजिकल रीजंस होती है, कि हमें बाज़ औक़ात साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं, उस स्ट्रेसर से बचने के लिए हमें बुखार हो गया, हमें दिल का मसला हो गया, हैं, स्टमक बॉडी अपसेट हो रिएक्ट गया, कर रही है कोप करने के लिए। उसको तो मैसेज मिल रहा है ना, ऊपर वाले हिस्से को हम मैसेज दे रहे हैं कि मैं एग्जैक्टली ठीक नहीं हूँ, तो कहेगा चलो ठीक है, जिस्मानी तौर पे भी आप ठीक नहीं। जब आप लेटे रहेंगे डिप्रेशन की सूरत में, नींद नहीं आ रही लेकिन ज़बरदस्ती अपने आप को लिटाए रखेंगे, तो आपकी बॉडी लेट लेट के थकावट फील करेंगे एग्जैक्टली आप। फिर जब आप मेटाबॉलिज्म जो है उसमें भी डिस्टर्ब फर्क हो आएगा, जाएगा, डिस्टर्ब हो इसको जाएगा हम आपका। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स एग्जैक्टली कहते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके अंदर और प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं। तो लिहाजा ये कि जैसे ही लिटल फील करें कि नॉर्मल लाइफ से आप हट रहे हैं, यू फील डिस्टर्ब, ज़िंदगी में एक दोस्त रखें ऐसा, ज़िंदगी में कोई साथी रखें ऐसा, नहीं मिलता कोई बात नहीं, अपने आप से कम से कम इतनी दो। हम आप अगर आपको लगता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाना, इस मिथ को भी अगर आप बात करें, तो मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ कम से कम अपने आप से दोस्ती होनी चाहिए। टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से लिख के बात करें, अकेले में खुद से बात कर लें, रो लें, अल्लाह से हम कलाम हो लें, लेकिन उस अंदर के गुबार को निकालें। अभी आजकल सर्दियाँ आ रही हैं, छोटे बच्चों को ना चेस्ट इन्फेक्शन, रेशा बढ़ा हुआ है, जी। और वो जब तक उनका रेशा बाहर नहीं ना निकलता, मसला वहीं का वहीं रहता है। इसी तरह जब तक गुबार बाहर नहीं निकलेगा ये चीज़ दिस खत्म इज नहीं द होगी। पॉइंट। जब तक आप अपना वो गुबार बाहर नहीं, आपका डिप्रेशन कभी नहीं बाहर जाएगा, आपका एग्जाइटी वो जिन है समझे, जो आपने ज़बरदस्ती अपने अंदर डाल लिया है, और अपने आप को आपने मैसेज दे दिया कि मैं तो डिप्रेशन का शिकार हूँ। तो जब आप अपने आप को बीमार समझ लेंगे तो आप बीमार हैं। तो दिस इज़ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ। तो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट यही होते हैं, जिसमें अब अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएं, एमबीबीएस डॉक्टर, वो आपको मेडिसिन देते हैं ना, साथ में पंजाबी में वो थोड़ी सी आपकी काउंसलिंग भी कर देगा कि उन्हें नहीं दवाई खानी है, तुसी फौरन ठीक हो जाना है, ठीक है, आराम करना है आपने, इस मेडिसिन को खाना है, खुश रहना है, खाना अच्छा रखिएगा अपना, ठीक है, पुरसकून रहें, आप 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। ये आपकी बेसिकली उसने काउंसलिंग कर दी है। तो आप भी यही बेसिकली अपने साथ खुद ही अगर करने लग जाएं तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही कि मेडिसिन नहीं है इलाज, मेडिसिन इलाज है, एक एडवांस फॉर्म में इलाज है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद है, हम जितना तरक्की याफ्ता हो गए। लेकिन अगर उससे बेहतर आपके पास बात के ज़रिए ही अगर मसले का हल निकल रहा है, तो क्यों नहीं हमें आना चाहिए उस मसले की तरफ, हम उसकी तरफ नहीं आते। एग्जैक्टली हम अच्छा, आपने बात की कि थेरेपी के सेशंस जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, कोई एक सेशन में कंप्लीट हो जाता है और कुछ को 12 भी लग जाते हैं, ठीक है। तो थेरेपी की जो कोर्स होती हैं, क्या वो आम इंसान जो है उसके लिए अवेलेबल है थेरेपी इजीली? बिल्कुल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी अवेलेबल है, और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो पेशेंट की नेचर देख के मतलब कर भी, हमारी कोई इतनी कॉस्ट नहीं होती कि आप अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। साइकेट्रिस्ट से तो बहुत कम होती है, क्योंकि लोगों में ये भी होता है ना कि तो यार बड़े ये महंगे अलग होते से हैं, डॉक्टर हैं, ये पता नहीं क्या ये चार्जेस पता नहीं लेंगे। क्या पैसे, और बोल बातचीत खाली गल्लां कीतियां सी ते इन्ने पैसे ले ले। एग्जैक्टली तो वो ये भी सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ ये है ना। एग्जैक्टली तो ये ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, आप विजिट तो करें, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी जाएं, वहाँ पे भी आप साइकोलॉजिस्ट को देख सकते हैं। अभी हम लोग जैसे हमारे बहुत सारे पास आउट स्टूडेंट हैं, वो डिफरेंट गुजरात के जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे बैठ रहे हैं, और बहुत माइनर आप कह लें कि वो एक जिस स्पेशलिस्ट के पास आप जाते हैं उससे तो बहुत माइनर वो ले रही हैं, और घंटे घंटे का आपका सेशन होता है जिसमें वो आपका कैथारसिस करते हैं। तो आप जहन में ना मिथ बनाएं, आप बाहर तो निकले एक दफ़ा, आप इवन ऑनलाइन आपको अभी इतनी फैसिलिटी है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपको काउंसलर मिल जाएंगे। इंटरनेशनल भी, नेशनल लेवल पे भी लोग बहुत ज़्यादा फी सबिलिल्लाह भी काम कर रहे हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इसी तरह से इनके ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट भी ऑनलाइन सेशंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करूँगी कि क्या थेरेपी जो है वो एक परमानेंट सोल्यूशन है? क्योंकि लोग कहते हैं कि थेरेपी के बाद कुछ अरसे के बाद इंसान दोबारा से जो है वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, तो क्या आप ये पॉइंट जो है वो क्लियर कर दें? वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। आपको बुखार होता है, दवाई लेते हैं तो फिर दोबारा बुखार नहीं होता कभी? नेचुरल है। नेचुरल है, इंसान की फितरत है।
मैं अगर मेरी पर्सनैलिटी में कमज़ोरी है तो वो कमज़ोरी वक्ती प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने आपसे बात किया, आपको स्ट्रॉन्ग किया, आपको बाहर निकाल दिया, ठीक है। आप उस चीज़ को फेस करेंगे। अब उससे बड़ी प्रॉब्लम अगर आ गई है तो उसको डील करने के लिए, आपको पहले बुखार था तो आपको डील करना आ गया, आइंदा जब भी बुखार होगा पैनाडोल ले लेना है। आपको निमोनिया हो गया है तो आपको और मेडिकेशन चाहिए, आपको डेंगू हो गया आपको और मेडिकेशन चाहिए। इसी तरह से आप ऐसे नहीं हो सकते कि आपको एक दफ़ा डिप्रेशन हुआ, यू फील डिप्रेस, आपने काउंसलिंग सेशन लिया और उसके बाद ज़िंदगी भर आपको ये मसला नहीं होगा। यस, आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी कि आप उसको कोप कर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ज़िंदगी भर आपको ट्रीटमेंट नहीं। ये तो वक्त की हाँ हो सकता है आप सेशन लेने के बाद इतने स्ट्रॉन्ग, ऐसे भी केसेस बहुत सामने आए कि लोग आके बताते हैं कि हमें दोबारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम जब भी आती है तो आपने ये बात बताई थी तो हम इस तरह से कोप कर लेते हैं। थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया निम्रा साहिबा कि आपने टाइम दिया हमारे शो के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए शो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।